हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक हर एक चैप्टर के फार्मूले को डिस्कस करने वाले हैं। तो फार्मूले पर बेस्ड स्टूडेंट आपके अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय यानी कि लॉन्ग में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि न्यूमेरिकल होते हैं। और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टूडेंट ये है कि आपको हर एक चैप्टर का फार्मूला अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, फार्मूले को आप अच्छी तरीके से एकदम से क्लियर कर लीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चलिए चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले तो वैद्युत आवेश, इस पर एक शार्ट क्वेश्चन जो है आपका बनता है। वैद्युत आवेश यानी कि Q इक्वल टू क्या है, Ne, जहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो है आवेश आपका होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये जो है आपके एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है स्टूडेंट इतना। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से बोल दिया जाता है कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप क्या करेंगे, Q की जगह पर 1 रखेंगे इक्वल टू N, और उसके बाद E की जगह वैल्यू रखेंगे। E की वैल्यू कितना रखेंगे, 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। आगे है अगला फार्मूला स्टूडेंट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का स्टूडेंट जो फार्मूला होता है वो आपका होता है E इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम E को परिभाषित करें तो E इक्वल टू क्या होता है कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई अगर चार्ज स्थित है उस पर लगने वाला बल और उस चार्ज का परिणाम दोनों के अनुपात को, यानी E इक्वल टू होता है F/Q, और F की वैल्यू आप जब रखेंगे Q से भाग करेंगे तो यही चीज़ जो है आपका निकल के आएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट फार्मूला आपका कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, तो कूलाम का जो नियम है, कूलाम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करता है। और F इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ठीक है, और अगर दोनों चार्ज हमारे किसी एप्सिलॉन या किसी परावैद्युतांक पद मीडियम में रखे गए हैं जिसका परावैद्युतांक जो है K है, तब यही फार्मूला आपका हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, 1/4πε0 × K Q1 Q2/R²। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ। अगला है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू होता है 2QL, जहाँ पे Q क्या है, दोनों, जैसे वैद्युत द्विध्रुव की अगर हम बात करें तो अल्प दूरी यानी कि इनके बीच की दूरी अगर हम 2L ले लें, एक तरफ -Q है दूसरी तरफ +Q चार्ज एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का मान, ठीक है, और इनके बीच की दूरी, इनके बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P इक्वल टू होता है Q × 2L। ठीक है, बलयुग्म आघूर्ण, तो बलयुग्म आघूर्ण टाउ इक्वल टू होता है कोई भी, जैसे बल U, जैसे मान लो ये हमारा क्या एक तरीके से द्विध्रुव रखा हुआ, एक बल इधर F कार्य कर रहा है और एक बल इस साइड कार्य कर रहा है F। तो बलयुग्म आघूर्ण टाउ की अगर हम बात करें तो टाउ इक्वल टू होता है दोनों बलों में से एक बल, कोई एक बल आप ले लो। ठीक है, और इनके बीच की लंबवत दूरी, ये तिरछी दूरी नहीं, लंबवत दूरी, ये वाली दूरी। ठीक है, लंबवत दूरी, अगर इस कोण को थीटा मानो तो ये दूरी जो है, अगर ये 2L है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 2L sin थीटा, 2L sin थीटा। ठीक है, तो वही फार्मूला है यहाँ पे। और इसी को वेक्टर के रूप में अगर आप लिखना चाहते हैं तो सदिश रूप में अगर हम लिखने की कोशिश करें इसको, तो सदिश रूप में टाउ इक्वल टू होता है P। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा जो है आपके क्रॉस प्रोडक्ट में ही आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्टूडेंट कितनी होती है, E इक्वल टू 1/4πε0 2P/R/Q। वहीं अगर हम निरक्षीय स्थिति की बात करें तो निरक्षीय स्थिति में P/R/Q। ठीक है, और अगर हम गॉस की प्रमेय, चलिए नेक्स्ट फार्मूला है गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है, सिंपल सा स्टेटमेंट है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और उसी को अगर हम मैथमेटिकल टर्म में रिप्रेजेंट करें तो फाई इक्वल टू 1/ε0 × EQ।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अनंत लंबाई के एक समान आवेश से सीधे तार के निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, जहाँ पे लेमडा जो है रेखीय आवेश घनत्व, क्या है, रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर कोई आवेशित समतल चादर है तो उसके निकट जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है आपकी होती है E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे सिग्मा जो है ये क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व, क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है, सिग्मा जो है वो क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व। सिग्मा की वैल्यू होती है सिग्मा इक्वल टू Q अपान ए, सिग्मा इक्वल टू होगा Q अपान ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर कोई आपका आवेशित चालक है तो उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, तो उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E अपान एप्सिलॉन नॉट, सॉरी E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे सिग्मा क्या है जान ही रहे हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व, और उसकी वैल्यू Q अपान ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला फार्मूला है समान पृष्ठ घनत्व के निकट स्थित धन तथा ऋण आवेशित समांतर प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर समान पृष्ठ इस तरीके से कोई दो प्लेट है तो एक तरफ इसके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे कितनी हुई, यहाँ पे कितनी होगी, और इसके अंदर कितनी, तो प्लेटों के बाहर दोनों साइड यहाँ पे भी जीरो और यहाँ पे भी जीरो होता है, अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है, E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से आपके चैप्टर नंबर 1 का पूरा फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का पहला फार्मूला है कि एकल बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत विभव, एकल बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत विभव V इक्वल टू होता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r, ठीक है। आगे बढ़िए इसी तरीके से अगर कई सारे बिंदु, मान लो एक चार्ज हमारा यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, यहाँ पे Q4 है, और इसके बीच में कहीं पूछ ले यहाँ पर विभव कितना होगा, तो यहाँ से सबकी दूरी निकाल लो, यहाँ से सबकी दूरी, और यहाँ से हर एक चार्ज के कारण अलग अलग वैद्युत विभव निकाल कर सीधे सीधे जोड़ दो, जो आएगा वो परिणामी वैद्युत विभव हो जाएगा। परिणामी वैद्युत विभव V इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 अप टू n जितने भी चार्ज हैं। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव होता है वो कितना होता है स्टूडेंट, V इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर। और यहीं अगर हम निरक्षीय स्थिति की बात करें तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान जो है वो कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो संबंध होता है E इक्वल टू माइनस dB अपान dr, ठीक है, E इक्वल टू माइनस dB अपान dr, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता, जहाँ पे माइनस dB बाई dr क्या शो कर रहा है कि दूरी के सापेक्ष विभव के मान में होने वाले पतन को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यदि धातु की दो प्लेटों के बीच विभवांतर b तथा उनके बीच की दूरी स्मॉल d हो तब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू V अपान d, और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसकी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी कि उस संधारित्र की, या कह सकते हैं कि अगर कोई दो हमारे आवेश हैं, ठीक है, कोई वैद्युत द्विध्रुव है, तो उस वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, वो U इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये जो है क्या, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है किसकी, द्विध्रुव की, ठीक है, द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आगे देखिए द्विध्रुव को घुमाने में किया गया क्या, अगर हम किसी द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखकर थीटा कोण घुमाने का प्रयास करें तो घुमाने में जो किया गया कार्य W इक्वल टू होगा वो आपका हो जाएगा W इक्वल टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। और यही वैद्युत जो घुमाने में जो किया गया कार्य है, यही कार्य उसमें क्या होता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। कब, जब हम जीरो से ठीक है 0 डिग्री से थीटा डिग्री घुमाते हैं तो इसको
अब θ1 की जगह 0 रखिए और cos θ2 की जगह कितना रखिए, थीटा रखिए। तो जो फार्मूला आपका निकल के आता है वो कितना है, u = -pe cos θ। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो स्टूडेंट होती है वो C = K∁A/d, जहाँ पे A जो है आपके प्लेटों का क्षेत्रफल है और D जो है वो प्लेटों के बीच की दूरी, K जो है परावैद्युतांक है, ठीक है, और ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। किसी भी संधारित्र को अगर आप श्रेणी क्रम में ऐड कर रहे हैं तो श्रेणी क्रम में जो फार्मूला होता है जोड़ने का 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3, ठीक है। और अगर आप समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो c = हो जाएगा c1 + c2 + c3। आगे देखिए अगला है आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थिति ऊर्जा। तो कोई भी आवेशित संधारित्र है उसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा u = 12CV²। दो आवेशित संधारित्र को आपस में जोड़ने पर उनका जो उभयनिष्ठ विभव होता है V = वो होता है Q1 + Q2/C1 + C2, या Q = होता है CV, यानी Q1 बराबर हो जाएगा C1V1 और Q2 बराबर हो जाएगा C2V2/C1 + C2। और उनकी ऊर्जा में जो कमी आएगी U = 1/2 C1C2 × C1 + C2 V1 - V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऊर्जा घनत्व, आवेशित संधारित्र की ऊर्जा घनत्व U = होता है 1/2 K∁E², जहाँ पे E जो है क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। तो अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध होता है I = NE/AVD, ठीक है। एक सेकंड, अनुगमन वेग धारा घनत्व में संबंध। तो अनुगमन वेग तथा धारा में एक संबंध होता है I बराबर होता है NE/AVD, ठीक है। और धारा घनत्व J = होता है I/A। तो अब I/A यानी J = क्या हो जाएगा, I को A से भाग करोगे तो A से A कैंसिल हो जाएगा, आएगा NE/VD, ठीक है। ये निकल कर आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गतिशीलता या आवेश वाहक की गतिशीलता। म्यू = फार्मूला होता है, अगर किसी चीज़ का हमें गतिशीलता निकालनी है तो म्यू = μd अपान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, ठीक है। आगे बढ़िए ओम का नियम। ओम का नियम तो भाई सबको पता है, इसमें कुछ करने वाली बात है नहीं। वहीं पे अगर हम बात करें विशिष्ट प्रतिरोध की तो विशिष्ट प्रतिरोध ρ = होता है RA/L, और इसी को हम लिख सकते हैं दूसरे शब्दों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बटे धारा घनत्व, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को भी हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी वैद्युत परिपथ में व्यय ऊर्जा W = क्या फार्मूला होगा, W = हो जाएगा PQ या VIT/I²RT। और इसको ओम के नियम से V = क्या होता है IR। यहाँ से आप V की वैल्यू यहाँ पे आप रखिए तो ये फार्मूला आ जाएगा। फिर यहाँ से पक्षांतर करके आप R की वैल्यू रखिए तो एक नया फार्मूला आएगा। इस तरीके से अगर आप वैल्यू को जो है ओम के नियम से पक्षांतर कर करके जो है बारी बारी से मान रखेंगे तो ये सारे फार्मूले आपको प्राप्त हो जाएंगे। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। वैद्युत शक्ति, वैद्युत शक्ति की अगर हम बात करें तो W/T होता है। W का ऊपर ये फार्मूला डिस्कस किया गया, ठीक है। W का जो है अभी ऊपर जस्ट फार्मूला ये डिस्कस किया गया है। इस सभी में आपको T से क्या करना, भाग कर देना है, जहाँ जहाँ T है T हटा देना है, फिर जो बचेगा वो आपका वैद्युत शक्ति का फार्मूला हो जाएगा। श्रेणीकरण समायोजन की तुल्य धारिता, श्रेणीकरण समायोजन की तुल्य धारिता R = R1 + R2 + R3। अगला क्वेश्चन है समांतर प्लेट, ठीक है। समांतर क्रम में तुल्य धारिता, समांतर क्रम में वैद्युत प्रतिरोध और संधारित्र दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। जो वहाँ पे संधारित्र में समांतर क्रम का फार्मूला है वो वैद्युत प्रतिरोध में श्रेणी क्रम का रहेगा, ठीक है। आगे आ जाइए। किसी सेल के विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंधित वैद्युत प्रतिरोध E = होता है I
इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, जहाँ पे स्मॉल आर जो है ये क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है। क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। यहीं पे अगर एन सेल हो, हालांकि इस सेलों का कम्बिनेशन आपको नहीं पढ़ना, तो सेलों का कम्बिनेशन छोड़िए, आ जाइए सीधे सीधे व्हीटस्टोन सेतु। तो व्हीटस्टोन सेतु का फार्मूला सबको पता है, P/Q = R/S। कुछ इस तरीके से फार्मूले होते हैं व्हीटस्टोन सेतु का, ठीक है। बैलेंस कंडीशन में यहाँ बीच में गैल्वेनोमीटर लगता है, तो बैलेंस कंडीशन में यहाँ पे धारा नहीं बहती है, P ये Q ये R/S, PQ/PQ, P/Q = R/S, ठीक है। आगे बढ़िए, ठीक। व्हीटस्टोन सेतु पर जो है बेस्ड जो है आपका मीटर सेतु है, बिल्कुल व्हीटस्टोन सेतु पे जो है बेस्ड है आपका मीटर सेतु। और इसका फार्मूला होता है S = 100 - L/L × R, जहाँ पे L क्या है, उस तार को टच करने पे शून्य विक्षेप की स्थिति, यानी जितनी दूर में शून्य विक्षेप की स्थिति हमको प्राप्त हो रही वही दूरी शून्य विक्षेप की स्थिति, ठीक है, शून्य विक्षेप की स्थिति। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 में ज़्यादा फार्मूले हैं नहीं। आपको अगर उदासीन बिंदु देखना है तो उदासीन बिंदु पे V = H, ठीक है। और चुंबकन तीव्रता I = होता है M/V, जहाँ पे M क्या है, चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, M जो है चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है। आगे आ जाइए अगले चैप्टर की तरफ, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में सबसे पहला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स की अगर हम बात करें तो चुंबकीय फ्लक्स ϕB = होता है B.A, या इसी को लिख सकते हैं BA cos थीटा। आगे देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल E का फार्मूला होता है, यानी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -dϕ/dt, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है। और प्रेरित धारा, तो जो E है E को आप भाग लगा दीजिए किससे, R से। प्रेरित धारा I = E/R, और E की वैल्यू होती है -N/dϕ/dt। अगला क्वेश्चन है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में प्रेरित विभवांतर। तो प्रेरित विभवांतर B का फार्मूला होता है V = VVL sin थीटा, जहाँ पे ये B क्या है, ये भी है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। और ये भी क्या है, ये भी जो है स्मॉल b, यानी वैन वाला b, ये जो है आपकी स्पीड है, किसकी स्पीड है, जो चालक तार में जो है गति कर रहे हैं, जो जिस चालक तार को हम चुंबकीय क्षेत्र में गति करा रहे हैं उस चालक तार की ये स्पीड है। और L क्या है, चालक तार की लंबाई, ठीक है। आगे आ जाइए स्वप्रेरण गुणांक। तो स्वप्रेरण गुणांक L = फार्मूला होता है -N/ϕ/L, या इसी को आप अलग लिख सकते हैं, L = होता है -E∆I/∆T। आगे आ जाइए कि एक समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व L = μ0 n² πr²/2, इतना हेनरी, ठीक है। कुंडली में संचित ऊर्जा U = 1/2 LI0², यानी कि LI0², ठीक है। I0 क्या है, वो आपकी प्रारंभिक धारा है, और L जो है सब उस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक है। प्रेरकों का कॉम्बिनेशन, तो प्रेरक भी आपके वैद्युत प्रतिरोध की तरीके से जो है जुड़ते हैं, यानी कि ऐड होते हैं। तो जिस तरीके से वैद्युत प्रतिरोध का फार्मूला होता है उसी तरीके से प्रेरक का भी फार्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व M = N2∅2, ठीक है, N2∅2/I1। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व M = अब यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ पे आपका डिटेल फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं और इसको भी यूज कर सकते हैं। आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोधक पर प्रयुक्त AC वोल्टता। तो प्रतिरोधक पर प्रयुक्त अगर AC वोल्टता है तो उस कंडीशन में आपकी जो धारा निकल के आती है I = VM/R, जहाँ पे VM जो क्या है मैक्सिमम, यानी कि शिखर मान, किसका, वोल्टेज का शिखर मान।
और माध्य अथवा औसत मान आई एम इक्वल टू क्या फार्मूला होता है 2I/पाई, ठीक है। और वर्ग माध्य मूल मान इक्वल टू यानी कि IRMS इक्वल टू होता है I0/√। प्रेरक पर प्रयुक्त AC वोल्टता का ये फार्मूला, संधारित्र पर प्रयुक्त AC वोल्टता का ये फार्मूला होता है I इक्वल टू I0 sin ωt प्लस π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हालांकि आप इस बार आपको शक्ति गुणांक पढ़ना नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे आ जाइए। विस्थापन धारा, विस्थापन धारा का जो फार्मूला होता है ID इक्वल टू ε0 d∅E/dt, d∅E/dt। और मैक्सवेल का जो वैद्युत चुंबकीय समीकरण है, यानी मैक्सवेल के जो प्रथम समीकरण है जिस कहते हैं, ठीक है, विस्थापन धारा का समीकरण, तो phi × dl इक्वल टू μ0 I प्लस ε0 × d। अगला आ जाइए। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी गॉस की प्रमेय, ठीक है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी गॉस की प्रमेय सेम वही है कि चुंबकीय क्षेत्र यानी कि phi v का मान, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स phi v का मान σ/ε0, सिग्मा क्यू यानी कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें एक और फार्मूला है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में, ठीक है, जो नहीं बस इतने ही फार्मूले। आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 9। गोलीय दर्पण तथा फोकस दूरी में क्या फोकस दूरी, ठीक है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो वक्रता त्रिज्या R इक्वल टू F/, कितना होता है R इक्वल टू 2F, यानी कि F फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आगे आ जाइए अगला क्वेश्चन। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक प्रकाश की चाल C तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल V के बराबर होता है, यानी कि अपवर्तनांक N इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। वहीं पे अगर जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछता है, यानी जल के सापेक्ष कांच यानी वाटर टू ग्लास, यानी WNG इक्वल टू ANG/एयर टू ग्लास और बटे एयर टू वाटर, ठीक है। अगर प्रकाश यदि पहले माध्यम तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्रमशः v1 तथा v2 है और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य λ1 तथा λ2 है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n1 n2 इक्वल टू v1 बटे v2 यानी कि λ1 बटे λ। अगला क्वेश्चन है गोलीय अवतल अथवा उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का फार्मूला। तो गोलीय उत्तल तथा अवतल पृष्ठ पर जो अपवर्तन का सूत्र होता है वो होता है n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r। और इसे अगर आप n1 से भाग कर दें तो सीधे सीधे ये फार्मूला निकल कर आता है, ठीक है। ये है आपका पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। वर्ण विक्षेपण क्षमता, हालांकि वर्ण विक्षेपण क्षमता इस बार हटा दिया गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको जो हमें नहीं देखना है। और दूरदर्शी तथा सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो आवर्धन क्षमता हमको देखनी है, ठीक है। मैग्नीफिकेशन पावर का ये फार्मूला हमको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट चैप्टर है। पहला चैप्टर है कि अगर कोई लैम्डा तरंगदैर्घ्य यानी जब लैम्डा तरंगदैर्घ्य की प्रकाश किरण n अपवर्तनांक वाले माध्यम में आपतित हो तो माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य λ' हो जाती है और λ' इक्वल टू हो जाएगा λ बटे n। n क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक। व्यतिकरण में परिणामी तरंग की तीव्रता I इक्वल टू होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2 cos थीटा। अगला क्वेश्चन है कलांतर तथा पथांतर में संबंध। तो कलांतर तथा पथांतर में जो संबंध होता है डेल्टा फाई इक्वल टू होता है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूसी व्यतिकरण के लिए, यानी संपूसी अगर कोई व्यतिकरण है उसको मैक्सिमम जो तीव्रता होगी I मैक्स इक्वल टू k उसके अधिकतम आयामों के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। वहीं पे विनाशी व्यतिकरण, तो विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है मिनिमम आयाम, ठीक है, यानी अगर दो तरंगे एक साथ ट्रेवल कर रही हैं तो दोनों का अगर हम क्या डिफरेंस निकाल लें
और उसके आयाम का वर्ग कर दें, डिफरेंस निकालने के बाद उसका वर्ग कर दें, तब जाके जो है ये विनाशी व्यतिकरण के लिए आपकी तीव्रता आएगी मिनिमम। अगला है समपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण का अनुपात अगर देखा जाए तो कैसे कि कैंसिल हो जाएगा, वही आपका आ जाएगा, यानी कि A1 + A2 का स्क्वायर अपान A1 - A2, जहाँ पे A1 और A2 जो है पहले और दूसरे तरंग की क्रमशः आयाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एंग के प्रयोग से, एंग के प्रयोग में एनोमी दीप्त फ्रिंज, तो एमओई जो है दीप्त फ्रिंज की दूरी XM = होता है फार्मूला M�D/d, जहाँ पर D जो है वो पर्दे की बीच की, ठीक है, यानी कि पर्दा जो है आपकी स्लिट से कितनी दूरी पर लगा हुआ, इस तरीके से आपने प्रयोग में देखा होगा, ठीक है। तो जो ये है ये आपका D है और इसके बीच की जो दूरी है वो आपकी है d, ठीक है। आगे बढ़िए, तो एमओई अदीप्त फ्रिंज, तो अगर एमओई अदीप्त फ्रिंज की बात करें तो 2m-1 D × λ/d, और फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई, तो फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई थीटा का जो फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा, बहुत पूछता है इस पे क्वेश्चन, λ/d। चलिए आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो है वो कितनी होती है, तो Emax = E0 × V0, जहाँ पे V0 जो है आपका ये निरोधी विभव है, ठीक है, और E आपकी यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन की जो टोटल ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा E के = होता है hν - hν0, और आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण 12 mv² = hν - hν0। कोई फोटान है तो उसकी गतिज ऊर्जा E = hν, फोटान हमेशा पैकेट या ऊर्जा बंडल के रूप में चलता है और इसकी एनर्जी कितनी होती है hν, इसी को लिख सकते हैं c/λ, क्योंकि ν = होता है c/λ। फोटान का संवेग, तो फोटान का संवेग P = होता है h/λ या hν/c। आगे बढ़िए, फोटान के तरंग दैर्घ्य, फोटान के तरंग दैर्घ्य λ = होता है c/ν, या इसी को हम लिख सकते हैं h/p। फोटान का द्रव्यमान, तो फोटान का अगर गतिक द्रव्यमान पूछे तो 0 होता है, और वैसे फोटान का द्रव्यमान hν/c² या h/cλ होता है। कण की गतिज ऊर्जा k हो तब ऐसी कंडीशन में किसी कण का जो है तरंग दैर्घ्य λ = h/√2m होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग जो कोणीय संवेग होता है वो h/2π होता है, कितना होता है h/2π, जहाँ पे h जो है प्लांक कांस्टेंट है। अस्थायी कक्षाओं की त्रिज्या Rn = होता है ε0h²π जहाँ पे z जो है वो किस परमाणु के लिए लिया जा रहा है, उस परमाणु का परमाणु क्रमांक है, और h आपका प्लांक कांस्टेंट है, m इलेक्ट्रॉन या जो भी है उसका द्रव्यमान है, और E जो है इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश है। इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल Vn = होता है Ze²/2ε0 h × 1/n, जहाँ पे n क्या है, किस कक्षा के इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ठीक है, n जो है किस कक्षा के इलेक्ट्रॉन की बात हो रही वो है, और z जो है आपके कौन से परमाणु के इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है उसका परमाणु क्रमांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तो अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E का जो फार्मूला होता है En = -me⁴ z² 8ε0² h² × 1/n²। हाइड्रोजन परमाणु के nवीं अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन En = -rhc/n² होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है -13.6/h² होता है, ठीक है, -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहाँ पे r जो है रिडबर्ग कांस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नाभिक की अगर त्रिज्या की हम बात करें तो नाभिक की त्रिज्या जो होती है r0 × 1/a⁴, जहाँ पे r का मान जो है वो कितना है 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर। कोई भी नाभिक है तो उसका घनत्व, लेकिन ये सब क्वेश्चन जो है इस पर क्वेश्चन बहुत कम ही बनते हैं इन सब फार्मूलों पर, ठीक है, और वैसे भी बंधन ऊर्जा का जो कॉन्सेप्ट है वो इस बार रिड्यूस कर दिया गया है सिलेबस, ठीक है। तो ये थे आपके जो है, और
रही बात चैप्टर नंबर 14 के फार्मूले की, तो चैप्टर नंबर 14 में कोई ख़ास फार्मूला नहीं है जिस पर जो है न्यूमेरिकल बन सके। ठीक है, तो ये जो है आपके टोटल पूरे बुक से चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक पूरा हर एक चैप्टर का फार्मूला था जो आपके सामने डिस्कस किया गया। तो स्टूडेंट इसी फार्मूले पर बेस्ड जो है क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इन सभी फार्मूले को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए या कॉपी पेन लेके इन सबको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।